नमस्कार स्टूडेंट्स, एडुटेकन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिस्ट्री की किताब का 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आधुनिक युग में चरवाहे। देखिए, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो ज्यादातर राजाओं, बड़े बड़े साम्राज्यों और फिर इंडस्ट्रीज की कहानियां ही सुनते हैं, है ना। पर उन लोगों का क्या जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिनका कोई एक पक्का घर नहीं होता। चलिए, आज हम समाज के इसी बहुत जरूरी हिस्से को समझना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले अपनी किताब में दिए गए इस पहले चित्र को जरा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है पूर्वी गढ़वाल के खूबसूरत पहाड़ों की। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मीलों तक फैले हुए हरे भरे मैदान हैं और वहां कितनी सारी भेड़ें एकदम शांति से घास चर रही हैं। जानते हैं, इन ऊंचे पहाड़ी चरागाहों को बुग्याल कहते हैं। ये बहुत बड़े कुदरती चरागाह होते हैं जो करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर मिलते हैं। सर्दियों में तो ये जगह पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है, लेकिन जैसे ही अप्रैल आता है ये मैदान फिर से हरे भरे हो जाते हैं और यहाँ तरह तरह के फूल खिल जाते हैं। सच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं घुमंतू चरवाहे। अब सवाल ये उठता है कि ये घुमंतू चरवाहे आखिर होते कौन हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने जानवरों के झुंड जैसे भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वो हमारी तरह किसी एक जगह पर घर बनाकर नहीं रहते। उनकी पूरी जिंदगी अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाह और पानी की तलाश में ही निकल जाती है, और यही उनकी रोजी रोटी का जरिया भी है। तो जब हम इन समुदायों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि ये लोग अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं, इनकी आमदनी कहाँ से होती है, और सबसे जरूरी सवाल, इनका अतीत कैसा था। मतलब, क्या ये हमेशा से ही ऐसे घूमते हुए जीते आए हैं या समय के साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव भी आया है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब भी हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं तो ज्यादातर बातें या तो किसानों के बारे में होती हैं, राजाओं के बारे में होती हैं, या फिर शहरों और फैक्ट्रियों के विकास के बारे में होती है ना। हम इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ते हैं तो खेती और इंडस्ट्रीज की ही बात होती है। लेकिन जो कारीगर हैं या फिर ये चरवाहे हैं, इन जैसे समुदायों का जिक्र बहुत ही कम मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग इतिहास का हिस्सा थे ही नहीं, या उन्हें उतनी अहमियत नहीं दी गई। समाज में ना इन समुदायों को लेकर एक आम सोच बन गई है जो काफी दिलचस्प है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि इन घुमंतू चरवाहों का जो जीने का तरीका है वो बहुत पुराना है। लोगों को लगता है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जहां शहर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ इतना व्यवस्थित है, वहां इन लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, जैसे मानो इनका दौर अब खत्म हो चुका हो। लेकिन हमारा ये चैप्टर इसी गलत धारणा को तोड़ेगा। ये हमें बताएगा कि ये जो सोच है ये कितनी अधूरी और गलत है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में आज भी चरवाही का कितना ज्यादा महत्व है। ये सिर्फ इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी आज भी इसी पर टिकी हुई है। ये समुदाय आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले हुआ करते थे। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब भारत में अंग्रेजों का राज आया, यानी कि उपनिवेशवाद का दौर आया, तो उसने इन चरवाहों की जिंदगी को किस तरह और कितना बदला। हम ये भी देखेंगे कि इन समुदायों ने आज के मॉडर्न समाज के दबावों का सामना कैसे किया और खुद को इन बदलावों के हिसाब से कैसे ढाला। अपनी एजुटेकन की इस क्लास में हम इस सफर को 2 हिस्सों में पूरा करेंगे। पहले हम भारत के चरवाहों की जिंदगी को करीब से समझेंगे और फिर हम अफ्रीका के चरवाहों की दुनिया के बारे में जानेंगे। आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए ही गुजरता था, वो भी अपने जानवरों के साथ। तो चरवाहे आखिर है कौन? जैसा आप इस तस्वीर में देख ही रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि अपने जानवरों, अपने मवेशियों के झुंड के साथ अच्छे चरागाहों की तलाश में, मतलब जहां अच्छी घास मिले वहां घूमते रहते हैं। आप कह सकते हैं कि उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी जिंदगी इसी आने जाने के इर्द गिर्द ही चलती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा करते ही क्यों थे? क्या वजह थी इस लगातार घूमने फिरने की? उनका इस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी क्यों था? चलिए, इस पूरे चैप्टर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ों में रहने वाले चरवाहा समुदायों की, और इसकी शुरुआत हम करेंगे जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय से। ये लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ यानी झुंड पालते थे। देखिए, उनका जीवन ना मौसम के हिसाब से एक फिक्स साइकिल पर चलता था। इसको जरा समझते हैं।
सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ बर्फ से पूरी तरह ढक जाते तो वो अपने रिवर लेकर शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते थे। फिर जैसे ही अप्रैल का महीना आता, गर्मी शुरू होती, वो उत्तर की ओर कश्मीर घाटी की तरफ निकल पड़ते। पूरी गर्मियां वो कश्मीर के ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों में बिताते और फिर सितंबर के आखिर तक जब फिर से सर्दियां आने लगती तो वो वापस नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर देते। मतलब उनकी ये पूरी जर्नी इस बात पर तय होती थी कि किस मौसम में कहां पर हरी घास मिलेगी। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें मंडप कहते हैं। ये घास और लकड़ी से बनी हुई झोपड़ियां होती थीं। जब गुज्जर बकरवाल गर्मियों में ऊंचाई वाले चरागाहों पर जाते थे तो वहां रहने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह से उनके टेम्पररी घर होते थे। अच्छा, पहाड़ों में इसी तरह की जिंदगी जीने वाला एक और समुदाय था। ये थे हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे। बिल्कुल गुज्जर बकरवालों की तरह ये भी मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। गद्दी समुदाय का साइकिल भी बड़ा सिस्टमैटिक था। वो भी अपनी सर्दियां शिवालिक की निचली पहाड़ियों में ही गुजारते थे। अप्रैल आते आते वो भी उत्तर की तरफ चल पड़ते और अपनी गर्मियां लाहौल और स्पीति की घाटियों में बिताते। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे मतलब पास खुल जाते तो वो और भी ऊंचाई पर चले जाते। फिर सितंबर में वापसी का सफर शुरू होता। और एक दिलचस्प बात यह है कि लौटते समय वे लाहौल और स्पीति में कुछ समय के लिए रुकते, वहां गर्मियों की फसल काटते और सर्दियों की फसल बोकर फिर आगे बढ़ते थे। अब इस पूरी यात्रा को समझने के लिए दो ज्योग्राफिकल शब्द जानने बहुत जरूरी हैं। पहला है भाबर। ये गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों के नीचे का एक सूखा जंगली इलाका है जहां चरवाहे सर्दियों में आते थे। और दूसरा है बुग्याल। बुग्याल का मतलब होता है ऊंचे पहाड़ों में दूर दूर तक फैले घास के मैदान, जो गर्मियों में उनके जानवरों के लिए चारागाह का काम करते थे। और ये जो मौसमी आवाजाही थी, ये कोई नई बात नहीं थी। हमें 19वीं सदी के बीच के जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। जैसे कि जीसी बार्न्स की ये रिपोर्ट ये साफ साफ बताती है कि कैसे चरवाहे मौसम के साथ परफेक्ट तालमेल बिठाकर ऊंचे और नीचे के चरागाहों के बीच आते जाते रहते थे। तो ये तो हुई पहाड़ों के चरवाहों की बात। लेकिन क्या सभी चरवाहे पहाड़ों में ही रहते थे? जी नहीं। अब हम जानेंगे उन चरवाहा समुदायों के बारे में जो पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में रहते थे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है महाराष्ट्र के धंगर समुदाय। 20वीं सदी की शुरुआत में इनकी आबादी करीब करीब 4,67,000 थी। सोचिए, काफी बड़ी संख्या है ये। इनमें से ज्यादातर चरवाहे ही थे और उनका मेन काम था भेड़ पालना और भेड़ों के ऊन से कंबल बुनना। अब ढंगरों के आने जाने के पीछे एक बहुत ही क्लियर ज्योग्राफिकल कारण था। वो महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटो यानी मध्य पठार में रहते थे, जो कि एक सेमी एरिड इलाका है, मतलब कम बारिश वाला। मॉनसून के टाइम तो यहाँ उनके जानवरों को चारा मिल जाता था, लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म होता और चारा सूखने लगता, वो पश्चिम की ओर कोंकण के उपजाऊ तटीय इलाके की तरफ चले जाते थे। यहाँ हमें खेती के दो मौसमों को समझना होगा। एक है खरीफ यानी पतझड़ की फसल और दूसरी है रबी यानी वसंत की फसल। धंगरों का आना जाना इन दोनों खेती के मौसमों से बिल्कुल परफेक्टली जुड़ा हुआ था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। ये एक सहजीवी संबंध था, मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों का फायदा हो। कोंकण के किसान धंगरों का स्वागत करते थे। क्यों? क्योंकि उनके जानवरों के गोबर से खेतों को खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल के लिए बेहतरीन खाद मिल जाती थी। और बदले में किसान इन चरवाहों को चावल देते थे, जिसे वो वापस अपने पठार वाले घरों में ले जाते थे। पठारी इलाकों में और भी कई चरवाहा समुदाय थे। जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय था, जो मवेशी पालता था। उन्हीं इलाकों में कुरुमा और कुरुबा समुदाय थे, जो भेड़ बकरियां पालकर हाथ के बुने हुए कंबल बेचते थे। और हाँ, बंजारे भी थे, जो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते थे और उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान जैसे कई राज्यों में मिलते थे। अब चलते हैं रेगिस्तानी इलाके की तरफ। राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस इलाके में बारिश बहुत कम होती है और उसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जिंदा रहने के लिए रायका समुदाय खेती तो करता ही था, साथ साथ पशुचारण भी करता था। वो मुख्य रूप से ऊंट पालते थे, पर साथ में भेड़ बकरियां भी रखते थे। उनका जीवन चक्र भी पूरी तरह से मानसून पर ही डिपेंड करता था। मानसून के महीनों में वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में अपने गांव में ही टिके रहते थे, क्योंकि तब वहीं चारा मिल जाता था। लेकिन अक्टूबर आते आते जब ये चरागाह सूख जाते तो वो नए चरागाहों की खोज में दूसरी जगहों पर निकल जाते थे।
तो हमने क्या देखा, चाहे वो पहाड़ों में रहते हों, पठार पर या रेगिस्तान में, इन सभी चरवाहा समुदायों की जिंदगी एक ही नियम पर चलती थी। अपने आसपास के माहौल की गहरी समझ रखना और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालने की कला। इन तस्वीरों में हम पशु मेलों को देख सकते हैं, जैसे बालोत्रा और पुष्कर के मेले। ये मेले सिर्फ जानवरों को खरीदने बेचने की जगह नहीं थे, ये व्यापार के, जरूरी सामान के लेन देन के और अलग-अलग चरवाहा ग्रुप्स के बीच सोशल इंटरैक्शन यानी मेल जोन के भी बहुत बड़े सेंटर हुआ करते थे। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि चरवाहों की जिंदगी कितनी स्किल्ड और कितनी प्लानिंग वाली थी। उन्हें हमेशा ये हिसाब लगाना पड़ता था कि उनका रेवड़ एक इलाके में कितने दिन रह सकता है। उन्हें ये पता होना चाहिए था कि आगे पानी और चारागाह कहाँ मिलेंगे। उन्हें ना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सही टाइम चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी पक्का करना होता था कि रास्ते में जो गांव पड़ रहे हैं वहां के किसानों से उनके रिश्ते अच्छे बने रहें। तो ये समझना हमारे लिए एड्यूटेंकेन में बहुत जरूरी है कि इन समुदायों का जीवन सिर्फ जानवर चराने तक ही सीमित नहीं था। ये एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें वो खेती भी करते थे, ट्रेड यानी व्यापार भी करते थे और अपनी रोजी रोटी के लिए कई दूसरे काम भी करते थे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने ये समझा कि चरवाहा जीवन, चाहे वो पहाड़ों का हो या रेगिस्तान का हो, अपने अपने माहौल के हिसाब से एक बहुत ही सोची समझी और विकसित जीवन शैली थी। इसमें मौसम के चक्र की गहरी समझ और खेती करने वाले समाजों के साथ एक फायदेमंद रिश्ता बनाना शामिल था। लेकिन अब तक हमने जिस जिंदगी की बात की है वो अब बदलने वाली थी। जब भारत में कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेजों का राज आया तो इन चरवाहों की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ा? उनके आने जाने के ये तौर तरीके कैसे बदले? कि जब भारत में औपनिवेशिक शासन आया यानी कि अंग्रेजों का राज, तो उसका भारत के चरवाहा समुदायों के जीवन पर क्या और कैसा असर पड़ा। हम ये देखेंगे कि इन घुमंतू समुदायों की, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, उनकी जिंदगी किस तरह से पूरी तरह बदल गई, उनकी आवाजाही पर कैसी कैसी पाबंदियां लगीं और इसका उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या प्रभाव। तो चलिए शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। जब अंग्रेज भारत आए और उन्होंने यहाँ के बड़े बड़े चारागाहों को देखा, तो पता है उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ये जमीनें तो बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम की नहीं, वेस्ट लैंड हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था? सोचिए जरा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों की सोच बड़ी सीधी थी। जिस जमीन पर खेती नहीं हो रही, जिससे उन्हें कोई लगान या रेवेन्यू नहीं मिल रहा, या जिस पर जूट, कपास जैसी कोई कीमती फसल नहीं उग रही, वो जमीन उनकी नजर में अनुत्पादक थी, यानी बेकार थी। तो अंग्रेजों की इसी सोच की वजह से उन्होंने कई ऐसे नीतियां और कानून बनाए जिनसे चरवाहों की जिंदगी में उथल-पुथल मच गई। हम यहाँ पर मुख्य रूप से 4 ऐसे बड़े बदलावों को एक एक करके समझेंगे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात हुई वो ये थी कि अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में बदलना चाहती थी। जैसा कि हमने अभी बात की, अंग्रेजी सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया था लगान, यानी जमीन पर लगने वाला टैक्स। वो चाहते थे कि खेती का एरिया बढ़े ताकि उनकी आमदनी भी बढ़े। इसीलिए उन्होंने पड़ती भूमि के विकास के लिए नियम बनाए। पड़ती भूमि मतलब वो जमीन जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इन नई नियमों के तहत ऐसी सारी जमीन जो खेती के काम नहीं आ रही थी, उसे कुछ चुने हुए लोगों को सौंप दिया गया। इन लोगों को कई तरह की छूट दी गई और उन्हें कहा गया कि इस जमीन को खेती के लायक बनाओ। अब इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चरवाहों के लिए जो चरागाह थे वो सिकुड़ने लगे, कम होने लगे। अब जरा इस स्लाइड पर H.S. गिब्सन के इस कोटेशन को देखिए। ये 1913 का है और ये औपनिवेशिक सोच को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। वो कह रहे हैं कि चरागाहों का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए नहीं होगा जिससे इमारती लकड़ी या ईंधन जैसे मुख्य वन उत्पाद मिल सकें। इससे ये पता चलता है कि उनकी नज़रों में ज़मीन की कीमत सिर्फ 2 ही चीज़ों से थी, या तो उससे खेती हो या फिर उससे व्यावसायिक लकड़ी मिले। जानवरों के चढ़ने से उन्हें कोई फायदा नहीं दिखता था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये बदलाव आया वन अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट एक्ट्स के रूप में। 19वीं सदी के बीच तक आते आते देश के अलग अलग हिस्सों में कई वन अधिनियम बना दिए गए और इन कानूनों ने क्या किया? इन्होंने जंगलों पर पूरी तरह से सरकार का कब्जा कर लिया और चरवाहों के जो परंपरागत अधिकार थे वो उनसे छीन ली। इन कानूनों के जरिए जंगलों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले थे आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स,
ये वो जंगल थे जहां देवदार या साल जैसी बहुत कीमती लकड़ी मिलती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। वो अपने जानवरों को यहाँ बिल्कुल भी नहीं चरा सकते थे। और दूसरी तरह के जंगल थे संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। यहाँ चरवाहों को चरने के कुछ पुराने अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर बहुत सख्त नियम और शर्तें लगा दी गईं। इन कानूनों ने चरवाहों की जिंदगी को बहुत ही मुश्किल बना दिया था, क्योंकि सोचिए, अब वो अपने मवेशियों को उन जंगलों में ले ही नहीं जा सकते थे जो सदियों से उनके लिए चारे का सबसे बड़ा सोर्स हुआ करते थे। तीसरी बात थी अंग्रेज अफसरों का रवैया। वो इन घूमते फिरते समुदायों को, चाहे वो गांव-गांव जाकर अपना सामान बेचने वाले कारीगर हों या अपने जानवरों के लिए नए चरागाहों की तलाश में घूमने वाले चरवाहे, इन सभी को वो शक की नज़र से देखते थे। देखिए, औपनिवेशिक सरकार चाहती थी कि आबादी एक जगह टिक कर रहे, ताकि उन पर आसानी से शासन किया जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। ये जो घूमने वाले लोग थे, इन्हें वो अपराधी मानते। और इसी शक और सबको कंट्रोल में रखने की सोच का नतीजा निकला एक बहुत ही कठोर कानून, जिसे साल 1871 में लागू किया गया। ये कानून था आपराधिक जनजातीय अधिनियम। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को जन्म से ही अपराधी मान लिया गया। सोचिए, जन्म से ही क्रिमिनल। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो कुछ खास गांव या बस्तियों में ही रहेंगे और बिना परमिट के कहीं आ जा नहीं सकते। ये कानून उनकी पूरी आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला था। और चौथा बड़ा बदलाव था चराई कर यानी ग्रेजिंग टैक्स। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने हर मुमकिन चीज पर टैक्स लगा दिया। उन्होंने जमीन पर टैक्स लगाया, नहर के पानी पर, नमक पर और तो और जानवरों पर भी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले हर एक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। और मजे की बात यह थी कि इस टैक्स को वसूलने का काम ठेकेदारों को दिया जाता था, जो अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में चरवाहों से ज्यादा टैक्स वसूलते थे। ये देखें, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। 1928 के रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के रिपोर्ट का एक हिस्सा है ये। इसमें साफ साफ लिखा है कि अच्छे चरागाहों की कमी हो गई है, जिससे चरवाहों की आमदनी गिरी है और उनके जानवरों की सेहत और संख्या भी कम हो गई है। ये एक सरकारी सबूत है कि अंग्रेजों की नीतियां जमीनी स्तर पर कितना बुरा असर डाल रही थी। तो ये जो 4 बड़े बदलाव हमने देखे, चरागाहों का घटना, वन कानून, आपराधिक जनजातीय अधिनियम और ऊपर से ये चराई कर, इन सब ने मिलकर चरवाहों की जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर डाला। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन सब का असल में नतीजा क्या निकला। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि चरवाहा समुदाय पूरे भारत में फैले हुए थे। उत्तर में पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल से लेकर दक्षिण के पठारों में रहने वाले कुरुमा और गोला समुदाय तक। मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों की नीतियों का असर किसी एक छोटे से इलाके पर नहीं, बल्कि पूरे देश के लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा था। ये जो तुलना है ना, ये पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले चरवाहे चरागाहों और जंगलों का आजादी से इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? चरागाहों की भारी कमी हो गई और उन तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। पहले जानवरों के लिए भरपूर चारा होता था, अब चारे की कमी से जानवरों की सेहत गिरने लगी और सबसे बड़ी बात, उनके जो परंपरागत अधिकार थे वो खत्म हो गए और उनकी आवाजाही पर भी रोक लग गई। अब जब चारागाह कम होने लगे तो जानवरों का पेट भरना एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गया और इसका नतीजा हुआ कि जानवर भूखे मरने लगे। लेकिन चरवाहे सिर्फ चुपचाप इन नीतियों के शिकार नहीं बने रहे। उन्होंने इन मुश्किल बदलावों का सामना किया और अपनी जिंदगी बचाने के लिए नए रास्ते भी खोजे। देखिए, हमारी एडुटेकन की इस क्लास का मकसद भी यही समझना है कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं होता, बल्कि ये लोगों के संघर्ष और समय के साथ खुद को ढालने की कहानी भी है। तो चरवाहों ने क्या किया? उन्होंने मुख्य रूप से 3 रास्ते अपनाए। कुछ समुदायों ने अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी, क्योंकि अब वो जानते थे कि इतने बड़े रेवड़ को पालना मुमकिन नहीं है। दूसरे जो थे, उन्होंने नए चरागाहों की खोज शुरू कर दी। जैसे 1947 में जब बंटवारा हुआ और सिंध पाकिस्तान में चला गया, तो राजस्थान के रायका चरवाहे जो ऊंट पालते थे, उन्हें हरियाणा के खेतों की तरफ जाना पड़ा। और बहुत सारे चरवाहों ने तो अपना पुराना पेशा ही छोड़ दिया और खेती, व्यापार या फिर मजदूरी करने लगे। वो एक जगह बस गए और एक नई जिंदगी शुरू। ये जो तस्वीर है, ये चरवाहों के इसी लगातार चलने वाले संघर्ष और बदलते हालात में ढल जाने की कहानी को दिखाती है।
वो हमेशा से ही बदलते समय और मुश्किलों के साथ तालमेल बिठाते आए हैं। औपनिवेशिक काल उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए रास्ते निकाल ही लिए, और उनकी ये यात्रा आज भी जारी है। तो अगर आज की पूरी क्लास को संक्षेप में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने चरागाहों को खेती की जमीन में बदला, जंगलों में उनके आने जाने पर रोक लगा दी, उन पर नए नए टैक्स थोप दिए और उन्हें हमेशा शक की नज़र से देखा। इन सभी चीज़ों के कारण चरवाहों की जिंदगी का हर एक पहलू बुरी तरह से प्रभावित हुआ और उन्हें अपनी सदियों पुरानी जीवन शैली को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिएगा कि जो संघर्ष औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ था, क्या वो आज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? आज के आधुनिक भारत में, जहां पर्यावरण, विकास और देशों की सीमाओं की राजनीति है, उसके बीच इन चरवाहा समुदायों के सामने आज क्या नई चुनौतियां हो सकती हैं? तो चलिए, आज हम चरवाहा समुदायों के जीवन के बारे में अपनी समझ को और आगे बढ़ाते हैं। आज हम खास तौर पर ये देखेंगे कि औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी जब यूरोपीय ताकतों का राज था, तब अफ्रीका में रहने वाले चरवाहों की दुनिया में कितने बड़े और गहरे बदलाव आए। चलिए शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका की विशाल खुली जमीन है। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया की आधी से भी ज्यादा चरवाहा आबादी इसी महाद्वीप पर रहती है। इनमें बेदुइन्स, बर्बर्स, मसाए, सुमाली और तुर्काना जैसे बहुत से समुदाय शामिल हैं। तो इन लोगों का गुजारा कैसे होता है? देखिए, इनका जीवन मुख्य रूप से पशुओं पर ही निर्भर है। ये मवेशी, ऊंट, बकरी, भेड़ पालते हैं और फिर दूध, मांस, जानवरों की खाल और ऊन बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कई लोग व्यापार और सामान ढोने का काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं, तो कुछ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे मोटे काम भी करते हैं। लेकिन औपनिवेशिक दौर में उनकी इस पूरी जीवन शैली पर बहुत गहरा असर पड़ा। इन बदलावों को और भी गहराई से समझने के लिए हम एक खास समुदाय पर ध्यान देंगे। ये हैं मसाई, जो खास तौर पर मवेशी पालने के लिए जाने जाते हैं। इनके जरिए हम पूरे अफ्रीका के चरवाहों की कहानी को समझ पाएंगे। जरा इस नक्शे को देखिए। ये उस मसाई लैंड को दिखाता है जो औपनिवेशिक शासन से पहले हुआ करता था। पारंपरिक तौर पर मसाई लोग उत्तरी केन्या से लेकर उत्तरी तंजानिया के घास के मैदानों तक एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे। दक्षिणी केन्या में इनकी आबादी करीब 3 लाख थी और तंजानिया में लगभग 1.5 लाख। चलिए अब देखते हैं कि कैसे नए कानूनों और नई सरहदों ने इनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। मसाई लोगों के सामने जो सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या आई, वो थी उनके चरागाहों का लगातार छिनते जाना, उनका सिकुड़ते जाना। ये हुआ कैसे? 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की बड़ी ताकतें अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही थी। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों की जरा भी परवाह नहीं की और नक्शे पर सीधी सीधी लकीरें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया। इसी बंटवारे के दौरान 1885 में ब्रिटिश केन्या और जर्मन टांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई और इस एक लकीर ने मसाई लोगों की जमीन को रातों रात 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो सबसे अच्छे, सबसे हरे भरे चरागाह थे, वो गोरों के कब्जे में चले गए और मसाई लोगों को दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया के एक छोटे से सूखे इलाके में धकेल दिया गया। सोचिए, उन्होंने अपनी पारंपरिक जमीन का लगभग 60% हिस्सा खो दिया। औपनिवेशिक सरकार यहीं नहीं रुकी। उन्होंने स्थानीय किसानों को भी बढ़ावा दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती करें। इसका नतीजा ये हुआ कि जो जमीनें सदियों से चराई के लिए इस्तेमाल होती थीं, वो खेतों में तब्दील हो गईं और चरवाहों के लिए जगह और भी कम हो गई। और तो और मसाई मारा और सेरेंगेटी नेशनल पार्क्स जैसे विशाल चरागाहों को गेम रिजर्व बना दिया गया, यानी ऐसी जगहें जहां जंगली जानवरों को बचाने के नाम पर शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। इन इलाकों में चरवाहों का आना जाना, अपने जानवरों को चराना या शिकार करना, सब कुछ पूरी तरह से मना था। इस तस्वीर में आप मसाई लोगों को अपनी जमीन की ओर देखते हुए महसूस कर सकते हैं। जब सबसे अच्छी जमीनें हाथ से निकल गईं, तो उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में रहने को मजबूर होना पड़ा, जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं था और चारागाह भी खराब थे। इससे बची खुची जमीन और पानी के स्रोतों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और चारे की समस्या एक स्थायी समस्या बन गई।
जमीन छीनने के साथ साथ औपनिवेशिक सरकार ने चरवाहों की आवाजाही पर, यानी उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी पर भी तरह तरह की पाबंदियां लगानी शुरू कर दीं। जैसा हमने भारत के चरवाहों के बारे में पढ़ा था, ठीक वैसा ही यहाँ अफ्रीका में भी हुआ। मसाई लोगों को भी खास आरक्षित क्षेत्रों यानी रिजर्व्स की सीमाओं के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। वो अपने मर्जी से इन इलाकों से बाहर नहीं जा सकते थे। बाहर जाने के लिए उन्हें एक खास परमिट की जरूरत पड़ती थी और ये परमिट मिलना लगभग नामुमकिन होता था। स्क्रीन पर देखिए, ये 1937 का एक असली पुलिस आदेश है। इसमें साफ लिखा है कि रिजर्व से बाहर जाने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है और अगली सूचना तक कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। ये दिखाता है कि ये पाबंदियां कितनी ज्यादा सख्त थीं। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता हुआ पकड़ा जाता तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाती थी। इस व्यवस्था ने उनके लिए सूखे के समय में उन इलाकों में जाना नामुमकिन बना दिया जहां उनके जानवरों को चारा मिल सकता था। अब आप सोचिए, चरवाहों का तो पूरा जीवन ही एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टिका होता है, खास तौर पर सूखे के मौसम में। जब एक जगह घास पानी खत्म हो जाता है तो वो अपने जानवरों को लेकर किसी दूसरी हरी भरी जगह चले जाते हैं। लेकिन अब जब उनकी आवाजाही पर ही रोक लग गई तो सूखे के समय में उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इसका नतीजा कितना भयानक था ये आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। ये केन्या में सिर्फ एक साल 1933-34 के दौरान मसाई लोगों के मवेशियों के नुकसान का हिसाब है। चूंकि वो एक ही जगह पर बंद कर रह गए थे और अपने जानवरों के लिए नए चरागाह नहीं ढूंढ सकते थे, उनके जानवर भूख से मरने लगे। सिर्फ 1930 के एक भयंकर सूखे में उन्होंने अपने रिजर्व के लगभग आधे मवेशी खो दिए थे और जैसे जैसे चराई के इलाके सिकुड़ते गए ये नुकसान और भी भयानक होता चला गया। उनकी तो पूरी जिंदगी, उनकी पूरी आजीविका इन्हीं जानवरों के आसपास घूमती है। जब जानवर ही नहीं बचेंगे तो वो कैसे जिंदा रहेंगे? इसलिए सूखा और भूखमरी का डर इन आरक्षित इलाकों में उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन गया। उस समय की बेबसी और लाचारी को पड़ोसी नामीबिया के एक चरवाहे के ये शब्द बहुत अच्छे से बयान करते हैं। 1949 में उन्होंने कहा था, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हमें बंद कर दिया गया है, हमें बस बैठकर बारिश का इंतजार करना है। ये हमारी जमीन है, लेकिन अब हम आजादी से घूम नहीं सकते, जिंदगी मुश्किल है। अब यहाँ एक और जरूरी बात को समझना होगा। जैसा कि हम अपनी एजुटेकन की क्लास में हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव का असर समाज के हर हिस्से पर एक जैसा नहीं होता। इन बदलावों का असर भी मसाई समाज के सभी लोगों पर एक जैसा नहीं पड़ा। देखिए, औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई समाज मुख्य रूप से दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। एक थे एल्डर्स यानी वरिष्ठ और अनुभवी लोग, और दूसरे थे वॉरियर्स यानी योद्धा। एल्डर्स मिलकर शासन चलाते थे और समुदाय से जुड़े बड़े फैसले लेते थे। वहीं योद्धा समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों पर हमला करके मवेशी छीन लाते थे, जो उनकी बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मॉडर्न कहे जाने वाले मसाई योद्धाओं की है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने आकर इस पूरी पारंपरिक व्यवस्था को दरकिनार कर दिया। उन्होंने एल्डर्स और वॉरियर्स दोनों की सत्ता को अनदेखा किया और अलग अलग कबीलों से अपनी पसंद के मुखिया नियुक्त कर दिए। अब इन्हीं मुखियाओं को सारे स्थानीय मामलों की जिम्मेदारी दे दी गई, जिससे एल्डर्स और योद्धा दोनों का पारंपरिक अधिकार खत्म सा हो गया। ये जो सरकार द्वारा नियुक्त मुखिया थे, इन्होंने समय के साथ खूब धन दौलत जमा कर ली। उनके पास एक तय आमदनी थी जिससे वे और ज्यादा जानवर, सामान और जमीन खरीद सकते थे। जब सूखा या लड़ाई जैसा बुरा वक्त आता तो वो तो बच जाते थे, लेकिन आम चरवाहे बर्बाद हो जाते थे। ये मुखिया गरीब चरवाहों को कर्ज भी देते थे। बाद में इनमें से कई ने शहरों में जमीनें खरीदी और व्यापार करने लगे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जो गरीब चरवाहे थे, जिनके जानवर किसी युद्ध या सूखे की वजह से मर जाते थे, उन्हें मजबूरी में शहरों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। इस तरह जो पारंपरिक सामाजिक ढांचा था वो टूट गया और उसकी जगह एक नया भेद पैदा हो गया, अमीर और गरीब चरवाहे का। मसाई समाज अंदर से ही बट गया। तो आज हमने देखा कि कैसे औपनिवेशिक शासन ने एक एक करके अफ्रीकी चरवाहों की दुनिया को उजाड़ दिया। पहले उनकी जमीनें छीनी, फिर उनकी आवाजाही पर पाबंदी लगाई और आखिर में उनके समाज के अंदरूनी ताने बाने को भी तोड़ दिया। ये सब हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि नक्शे पर खींची गई एक मामूली सी लकीर सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बांटती,
बल्कि वो एक पूरे समुदाय की जिंदगी, उनके समाज और उनकी संस्कृति को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देती है। हम इस अध्याय के बिल्कुल आखिरी हिस्से यानी कि निष्कर्ष पर हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आधुनिक दुनिया में बदलाव आए, उन्होंने इन समुदायों की जिंदगी को कैसे बदला और सबसे जरूरी, इन लोगों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। तो चलिए इस अध्याय को अब समाप्त करते हैं और सबसे पहले इसके जो मुख्य तर्क हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं। हम देखेंगे कि चरवाहों के सामने क्या-क्या चुनौतियां आईं और उन्होंने उनसे निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए। जैसा कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, आधुनिक दुनिया के आने से बहुत कुछ बदला। नए-नए कानून बने, देशों के बीच नई सीमाएं खींच दी गईं और इन सब बदलावों का चरवाहों की आवाजाही यानी उनके आने जाने के जो पुराने तरीके थे, उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब वो पहले की तरह आजादी के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह तक नहीं जा सकते थे। और इन कानूनों और सीमाओं का सीधा नतीजा क्या हुआ? चारागाह सिकुड़ने लगे। जहां जहां वो अपनी जानवरों को चराते थे, वो जगहें कम होने लगी। खेती के लिए जमीन का इस्तेमाल बढ़ गया। जंगलों को आरक्षित यानी रिजर्व कर दिया गया। इससे हुआ ये कि जानवरों को चराना एक बहुत ही मुश्किल काम बनता चला गया। पर ऐसा नहीं है कि चरवाहों ने हार मान ली। उन्होंने इन मुश्किलों का सामना बड़े ही हिम्मत और सूझबूझ से किया। उन्होंने समय के साथ खुद को बदला। जैसे उन्होंने अपने आने जाने के सालाना रास्ते बदल दिए। कुछ लोगों ने अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। और तो और नए इलाकों की तलाश भी की ताकि उनका जीवन चलता रहे। और हाँ, सिर्फ अपने जीने के तरीकों में ही बदलाव नहीं किया उन्होंने। कई जगहों पर चरवाहा समुदायों ने अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई। उन्होंने सरकारों पर राजनीतिक दबाव बनाया ताकि जंगलों और चरागाहों में उनके आने जाने के अधिकार बचे रहें। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। किताब कहती है चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो इतिहास की कोई भूली बिसरी चीज नहीं है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि उनका जमाना अब चला गया है। असलियत तो ये है कि वे आज भी हमारे समाज का एक बहुत ही जरूरी और जीवंत हिस्सा है। तो चलिए अब इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये समुदाय आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी इतने जरूरी क्यों है और वो सोच क्यों गलत है कि अब उनका कोई काम नहीं रहा। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर आज के समय में भी दुनिया के कई बड़े-बड़े अर्थशास्त्री और पर्यावरण के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि घुमंतू चरवाही, मतलब ये घूम-घूम कर जानवरों को चराना, कई इलाकों के लिए सबसे सही तरीका है। खासकर उन जगहों के लिए जो पहाड़ी हैं या जहां बारिश बहुत कम होती है, मतलब जो सूखे इलाके हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जमीन को फिर से पनपने का, हरा भरा होने का समय मिल जाता है और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। आज के समय की इन चुनौतियों को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम अपनी टेक्स्ट बुक से एक तस्वीर को देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, जैसा हम एड्यूटेकन की अपनी क्लास में अक्सर करते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, आज के भारत में चरवाहों को किस तरह की नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। अब इस तस्वीर को देखिए। ये जयपुर के एक राजपथ यानी हाईवे की तस्वीर है। इसमें राइका समुदाय के गडरिये अपनी भेड़ों के एक बहुत बड़े झुंड के साथ चल रहे हैं और उनके ठीक बगल से बड़े-बड़े ट्रक और दूसरी गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं। नीचे कैप्शन में भी लिखा है कि बड़ी सड़कों पर इतना ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बिल्कुल नया और मुश्किल अनुभव बन गया है। ये तस्वीर आधुनिक दुनिया और पारंपरिक जिंदगी के बीच के टकराव को बहुत साफ-साफ दिखाती है। तो अब अध्याय के बिल्कुल अंत में कुछ एक्टिविटीज और कुछ सवाल दिए गए हैं जो हमें इस पूरे विषय पर और गहराई से सोचने में मदद करेंगे। यहाँ आप अपनी किताब का वो हिस्सा देख सकते हैं जहाँ क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज और प्रश्न यानी सवाल दिए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। पहली एक्टिविटी में कहा गया है कि आप कल्पना कीजिए कि 1950 के बाद एक राइका चरवाहे की जिंदगी में क्या-क्या बदलाव आए होंगे। दूसरी एक्टिविटी अफ्रीका के मसाई समुदाय के ऊपर एक छोटा सा लेख लिखने के लिए कहती है और तीसरी एक्टिविटी में चैप्टर में दी गई कुछ तस्वीरों के आधार पर इन समुदायों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। अब आते हैं सवालों पर। पहला सवाल है कि ये घुमंतू समुदाय एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही क्यों रहते हैं और उनके इस लगातार घूमने से हमारे पर्यावरण को क्या फायदा होता है।
सोचिए इसके बारे में कि जब वो एक जगह से चले जाते हैं तो वहां की घास को, चरागाहों को फिर से उगने का मौका कैसे मिलता होगा। दूसरा सवाल औपनिवेशिक सरकार के बारे में है, यानी अंग्रेजों के शासन के समय का। उन्होंने प्रतिभूमि नियमावली और वन अधिनियम जैसे कानून क्यों बनाए, और इन कानूनों का चरवाहों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा, इस पर आपको विचार करना है। तीसरा सवाल खास तौर पर अफ्रीका के मासाई समुदाय से जुड़ा है। इसमें पूछा गया है कि उनके जो चरागाह थे वो उनसे क्यों छीन लिए गए। इसके कारणों पर हमने चैप्टर में काफी विस्तार से बात की थी। और ये जो आखिरी सवाल है ये तुलना करने के लिए है। ये पूछ रहा है कि भारत और पूर्वी अफ्रीका दोनों ही जगहों पर औपनिवेशिक शासन की वजह से चरवाहों की जिंदगी में जो बदलाव आए, उनमें कोई भी दो मिलती जुलती बातें यानी दो समानताएं बतानी है। पाठ के आखिर में ये स्रोतों की एक लिस्ट दी गई है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि इतिहास का जो भी ज्ञान हम हासिल करते हैं वो इन्हीं जैसे अलग अलग स्रोतों की पढ़ाई से ही तैयार होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे हम एजुटेक में हमेशा ध्यान में रखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस पूरे अध्याय से हमने ये सीखा कि आधुनिक दुनिया के दबावों और चुनौतियों के बावजूद चरवाहा समुदायों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिंदगी को नए तरीकों से ढाला है। वो सिर्फ हमारे अतीत का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे समाज और हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, जो अपनी सूझबूझ से प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर चलते हैं।